हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम क्या कर रहे हैं, कवर अप करने वाले हैं कि भूकंप और भूकंपी तरंगों का वर्णन कीजिए कि भूकंप क्या होता है और भूकंपी तरंगे क्या होती हैं, इनके बारे में आपको जिक्र करना है। आप चाहे एमए, बीए या फिर कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, भूकंप के बारे में पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही क्यों ना पढ़ रहे हो, जब वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है, तो चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं भैया, भूकंप यानी अर्थक्वेक होता क्या है। तो देखिए लिखा गया है, भूकंप का शाब्दिक अर्थ है जमीन का हिलना। यानी भैया जो भूकंप भूकंप का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि जमीन का हिलना। ठीक है ना। आगे क्या लिखा गया है, पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों की वजह से ऊर्जा निष्कासित होती है। इस प्रक्रिया के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये सभी अलग अलग दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर क्या करती हैं, कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही क्या कहा जाता है भैया, भूकंप की संज्ञा दी जाती है। यानी पृथ्वी के जो अंतर्जात और बहिर्जात बल होते हैं, पृथ्वी के अंतर्जात बल मतलब जो पृथ्वी के अंदर काम करते हैं, और बहिर्जात बल मतलब जो पृथ्वी के बाहर काम करते हैं। ठीक है ना। इनकी वजह से क्या होता है भैया, ऊर्जा निष्कासित होती है यानी ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तरंगे मतलब इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है, तरंगे उत्पन्न होती हैं, और ये तरंगे सभी दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैलकर क्या करती हैं, पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, भूकंप कहते हैं, जिसको हम भूकंप की संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। जरा सरल शब्दों में देख लेते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यवहारिक भाषा में अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण, ठीक है ना, प्राकृतिक घटनाओं के कारण पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। क्या कह रहा है कि भैया, प्राकृतिक घटनाओं के कारण पृथ्वी की सतह पर अचानक से जो होने वाले कंपन होते हैं, अचानक से जो कंपन होता है, उस कंपन को ही क्या कहते हैं भैया, भूकंप कहते हैं। अब तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि यह एक प्राकृतिक घटना है, कभी कभी मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप भी भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। भैया वैसे तो आपका जो भूकंप है एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन कभी कभी मानवीय क्रियाओं की वजह से भी भूकंप आपको देखने को मिल सकते हैं, भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो मतलब जो भी, जिसको भी इसकी नीड हो, जो भी आपके संपर्क में हो, जिसको भी इस चीज की जरूरत हो, नॉलेज की जरूरत हो, जो जिसके सिलेबस में हो, उसके साथ आप साझा जरूर करिएगा। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि फोकस या फिर उद्गम केंद्र क्या होता है ना, हाइपोसेंटर क्या होता है, उसके बारे में। तो भैया वह स्थान जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, भूकंप का उद्गम केंद्र, भूकंप मूल या फिर फोकस कहते हैं। ठीक है, जहां से, जिस जगह से भूकंप की तरंगे जो है वो उत्पन्न होती हैं, पहली बार जहां से जिस केंद्र से निकलती हैं, उसी केंद्र को क्या कहा जाता है भैया, उद्गम केंद्र। ठीक है ना, या फिर भूकंप मूल, या फिर उसे फोकस कहते हैं यानी हाइपोसेंटर कहते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, अधिकेंद्र क्या होता है यानी एपिक सेंटर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, एपिसेंटर। तो देखिए लिखा गया है, भूसतह पर फोकस के निकटतम के उस स्थान को जहां पर भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, अधिकेंद्र कहा जाता है। यानी भैया फोकस के निकटतम वह बिंदु, वह स्थान जहां पर भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है ना, जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं भैया, भूकंप का अधिकेंद्र बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखा गया है, सबसे बड़ी क्षत आमतौर पर अधिकेंद्र के करीब ही होती है। यानी जो भैया भूकंप की वजह से जो हानियां होती हैं, जो क्षति होती है, वो सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ देखने को मिलता है, अधिकेंद्र के करीब ही देखने को मिलता है।
और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की ताकत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अधिकेंद्र से जैसे दूर जाएंगे तरंगे वो क्या होती है, कमजोर होती चली जाती हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ध्यान देना, वीडियो अगर आपको स्लो और फास्ट करना हो, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा ये डिस्कस कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है ना, तो आप इसको स्लो और फास्ट करके जो है 2x पे करके, नॉर्मल करके या पीछे करके आप इसको आसानी से देख सकते हैं। चीज़ें आपको पूरा का पूरा समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। और एग्जाम में इससे बेहतर आपको डेटा कहीं नहीं मिलने वाला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, भूकंप के बारे में अगर इतना आप देख लेते हैं तो भूकंप और भूकंपीय तरंगों के बारे में कहीं और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है समभूकंपीय रेखा क्या होती है। ठीक है ना, ये जान लीजिए। कह रहा कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा कहते हैं। मान लीजिए ये आपका भूकंप क्षेत्र है। ठीक है ना, इतना दूर जो है भूकंप से प्रभावित हुआ और सब जगह की तीव्रता क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ की तीव्रता और यहाँ की तीव्रता क्या है, दोनों सेम है। इस बिंदु की तीव्रता और इस बिंदु की तीव्रता क्या है, दोनों सेम है। तो इस बिंदु और इस बिंदु को यानी समान तीव्रता वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या बोलेंगे, सम भूकंपी रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम भूकंपी रेखा बोलेंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। देख लो लिखा गया है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले, ना जहाँ पर भूकंप की तीव्रता क्या होती है, समान होती है, समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समभूकंपी रेखा कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या, एक महत्वपूर्ण चीज है उसको ध्यान दीजिएगा। भूकंप आने से पूर्व जो होता है यानी भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा जो है भैया वो बढ़ने लगती है यानी अधिक होने लगती है। अगर किसी स्थान पर किसी क्षेत्र में रेडान गैसों की मात्रा अचानक बढ़ने लगी है, उनमें वृद्धि देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वहां भूकंप आने वाला है। ठीक है, आई थिंक चीजें इतना क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे कुछ और चीज जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंप की तरंगों का मापन जो है सिस्मोग्राफ के माध्यम से किया जाता है, यानी भूकंपीय तरंगे जो होती हैं उनका मापन किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, इस यंत्र में लगाया जाता है। ठीक है, इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, आप चाहे एमए बीए, ठीक है ना, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं या फिर भूगोल से संबंधित कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको आसानी से आप जाकर के देख सकते हैं और अपने एग्जाम में एक अच्छा मार्क जो है आप अचीव कर सकते हैं। और यहाँ से जो भी प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे वो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं भैया भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं ना। ठीक है ना, क्या होते हैं भूकंपीय तरंगे। देखते हैं कि भूकंप भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, यानी जब भूकंप आता है तो भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जो केंद्र से सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रसारित, जो तरंगे केंद्र से चारों दिशाओं में क्या करती हैं, फैल जाती हैं। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। पहला आपका जो है पी तरंगे या फिर इसको प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। दूसरा यस तरंगे जिसको आप द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी ना। और तीसरा क्या है, यल तरंगे जिसको आप सतही तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इन तरंगों के बारे में एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक तरंगे क्या खास बात होती है, इनको देखना है तो देखिए लिखा गया है भूकंप के सबसे पहले पी तरंगे जो है उत्पन्न होते हैं। जब भी भूकंप आता है तो उसमें सबसे पहले तरंगे कौन सी निकलती हैं, पी तरंगे। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है, इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले जब भूकंप आता है तो किस तरंगों का अनुभव किया जाता है भैया, पी तरंगों का ही, और इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। ये संपीड़न तरंगे हैं जो चट्टान के कणों के अनुदैर्ध्य दिशा में कंपन करने का कारण बनती है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या कह रहा, पी तरंगे जो है तरल, गैस ना, ठोस, तरल, गैस यानी तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं, लेकिन इनका वेग जो है ठोस में सबसे अधिक होता है ना, और उसके बाद गैस में कम, मतलब तरल में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। यानी भैया जो पी तरंगे हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में चल सकती हैं, तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं, लेकिन इनकी गति सबसे ज्यादा जो होता है, इनका वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव यानी तरल में, उसके बाद क्या होता है, गैस में। यानी सबसे कम वेग इनका पी तरंगों का किस में होता है, गैस में, और सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, पी तरंगों की गति सबसे तेज व तीव्रता सबसे कम होती है, यानी इनकी तीव्रता क्या होती है, सबसे कम, तथा इनकी गति जो है सबसे तेज होती है। ठीक है, अगली तरंगों के बारे में देख लेते हैं, यस तरंगे क्या होती है। तो लिखा गया है, पी तरंगों के पश्चात यस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, यही कारण है कि इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, अथवा गौड़ तरंग भी कहते हैं। भैया पी तरंग निकलने के बाद आपकी जो यस तरंग है वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिस कारण से इसको द्वितीयक तरंग, द्वितीय तरंग या फिर गौड़ तरंग भी कहा जाता है। ठीक है ना, आगे, इसकी गति पी से कम तथा यल तरंग से अधिक होती है, और इसकी तीव्रता पी से अधिक तथा यल तरंग से कम होती है। ठीक है, आगे क्या, यस तरंग केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है, ये चीज याद रखिएगा, यस तरंगे जो होती हैं केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। ठीक है, आगे क्या है, यल तरंगे, सॉरी यस तरंग है ना, यस तरंगे जो है केवल ठोस माध्यम में चल सकती है। आगे क्या है, यल तरंगे, तो देखिए लिखा गया है, यल तरंग को लव वेव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लव तरंगे या फिर लव वेव भी कहा जाता है यल तरंगों को। अ, इसका नामकरण वैज्ञानिक एडवर्ड हाफ लव के नाम पर किया गया है। ठीक ना, उन्होंने इस तरंग की खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम लव तरंग भी इसको कहते हैं, लव वेव भी कहते हैं। इस तरंग की गति सबसे कम होती है, यानी पी और यस दोनों से क्या होती है, सबसे कम होती है। अतः यह तरंगे जो हैं पृथ्वी की सतह पर पी तथा यस के बाद ही प्रकट होती हैं, यानी पी तथा यस के पहुंचने के बाद जो है ये तरंगे पृथ्वी की सतह पर प्रकट होती हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा गया, इस तरंग की तीव्रता पी एवं यस से अधिक होती है। ठीक है ना, और यह सर्वाधिक विनाशकारी होती है। ध्यान देना भैया, जो यल तरंग की जो तीव्रता होती है वो दोनों तरंगों से यानी पी और यस तरंगों से भी क्या होता है, काफी ज्यादा होती है, और सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं, तो क्या बताइएगा, यल तरंगे। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।